गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि घटना चक्र का है दोस्तों। देखिए जो दोस्तों, अभी तक में इस घटना चक्र में पॉलिटी से जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन का इस बुक में दोस्तों क्रमवार तरीके से संबंध मतलब कि इसमें संकलन किया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग करेंगे दोस्तों, देखिए यह आपके शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बेस्ट है दोस्तों। जहाँ जहाँ आपका जीएस के सेक्शन में पॉलिटी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 18 नंबर चैप्टर तक दोस्तों 18 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं इस बुक का दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को या वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, वो वहाँ जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, घटना चक्र भारत की राज्य या पॉलिटी करके दोस्तों। वहाँ आपको सारा एक ही सेशन में मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो जितना भी अभी तक करवाए हुए हैं दोस्तों। और जो देखिए दोस्तों, करंट का तैयारी अपना सुदृढ़ करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे ही चैनल पर करंट का स्पेशल करंट चल रहा है दोस्तों। वो डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स करके दोस्तों 6 मंथ का दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हम इसको कंप्लीट करवाए हैं फ्रेंड्स। और इडुटेडिया के द्वारा जो वार्षिकी पुस्तक निकाला गया दोस्तों करंट का, उसका दोस्तों सेट प्रैक्टिस प्लस उसका थ्योरेटिकल सेक्शन दोनों हम दोस्तों अपने चैनल पर करवा रहे हैं फ्रेंड्स। जो अभी तक नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। और घटना चक्र का दोस्तों हिस्ट्री और उसके बाद साइंस, सारा दोस्तों इस पे हम डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 19 पे दोस्तों, महान्यवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महान्यवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक चैप्टर नंबर 19 दोस्तों। आज हम लोग इसी को करेंगे और इसका सारा क्वेश्चन दोस्तों आज ही कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। देखिए बोल रहा है महान्यवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो थ्योरी है, पहले हम लोग थ्योरी इसका देखते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया दोस्तों। महान्यवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए और हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त करेगा दोस्तों। 76 के 1 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार दोस्तों, महान्यवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद दोस्तों 73 के 3 में फ्रेंड्स, 76 के 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार दोस्तों, महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते दोस्तों। किसके अनुसार? तो 76 के 4 के अनुसार। और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार दोस्तों 88 के अंतर्गत। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मतदान का अधिकार इसमें नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 65 के 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है दोस्तों। अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे फ्रेंड्स।
राज्य में हो गया महाधिवक्ता और केंद्र में हो गया दोस्तों महान्यायवादी, याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, और है दोस्तों अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। देखिए दोस्तों 76 में क्या था, 76 में था दोस्तों आपको महान्यायवादी, और दोस्तों उसके बाद है ये क्या बोलते हैं 165 में क्या है दोस्तों, 165 में आपको महाधिवक्ता राज्य के लिए, और उसके बाद दोस्तों 148 जो है अनुच्छेद 148 इसमें क्या है महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा फ्रेंड्स, तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले आता है दोस्तों आयु तक होता है फ्रेंड्स। इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है दोस्तों महालेखा परीक्षक को। और अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा फ्रेंड्स, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151 में 2 के अनुसार दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या दोस्तों राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है दोस्तों। विनियोग लेखाओं का लेखा परीक्षक दोस्तों विनियोग, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न दोस्तों। इस पे जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर पे बने हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर दोस्तों अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है फ्रेंड्स? तो अटॉर्नी जनरल देता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है दोस्तों? तो भारत के महान्यायवादी दोस्तों, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है दोस्तों? तो महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? तो ये भारत के महान्यायवादी जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी है फ्रेंड्स। देखिए भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है दोस्तों।
भारत सरकार के विधि सलाहकार दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार दोस्तों, भारत सरकार के विधि सलाहकार दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा दोस्तों? तो महान्यायवादी को दोस्तों अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। देखिए इसमें से कौन सा कथन दोस्तों सही होगा? तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और थर्ड में उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है दोस्तों। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे, बिल्कुल सही गलत है दोस्तों। ये देखिए उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वह योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता फ्रेंड्स। अनुच्छेद 88 में दोस्तों महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार दोस्तों अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार है दोस्तों उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ एक सही है दोस्तों, सिर्फ एक सही। इसमें राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल एक सही है। देखिए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों इसका भी ऑप्शन दोस्तों सिर्फ एक सही है। देखिए भारत के महान्यायवादी लोकसभा के कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों देखिए सही होगा। ये दोस्तों समिति का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में देखिए दोस्तों ये मतलब ये बोलने का हक नहीं है, तो लोकसभा में मतदान कर सकता है दोस्तों, मतदान भी नहीं कर सकता दोस्तों। बोलने का तो बोल तो सकता है दोस्तों, पता नहीं इसका ऑप्शन का है एक सही दिया हुआ है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिलिखित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 दोस्तों सही है, जबकि ऑप्शन 4 दोस्तों गलत है इसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? किसे? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है दोस्तों? कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी भारत का अटॉर्नी जनरल को। देखिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन गलत है, ये दोस्तों यहाँ पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों यहाँ पे मतलब इसमें था कि कौन सा इसमें से दोस्तों सही है दोस्तों, तो सही में दोस्तों यहाँ ऑप्शन इसका सही दिया गया दोस्तों, सी 1, 2, 3 दोस्तों सही है। ये मतदान दोस्तों ये सिर्फ गलत है, ये अटॉर्नी जनरल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है फ्रेंड्स? तो कौन होगा दोस्तों? तो भारत का अटॉर्नी जनरल होगा फ्रेंड्स, भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए फ्रेंड्स एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में महान्यायवादी भाग ले सकता है, चूंकि
प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का मतदान प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर मान्यवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी ऑफिसर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी अटॉर्नी जनरल दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों, तो कौन ले सकता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति ले सकता है और महान्यायवादी, ये दोनों, उपराष्ट्रपति महान्यायवादी ये दोनों दोस्तों एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी ये दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी दोस्तों गलत है। देखिए, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, सही है दोस्तों। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है दोस्तों। तो सी और डी गलत है, बाद बाकी ए और बी सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है फ्रेंड्स। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों न्यायिक, ये तो एक न्यायिक सलाहकार होता है दोस्तों। भारत का सॉलिसिटर जनरल दोस्तों एक न्यायिक सलाहकार होता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है दोस्तों? दोस्तों ये एडवोकेट जनरल देता है दोस्तों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट, महाधिवक्ता दोस्तों, महाधिवक्ता। नेक्स्ट है दोस्तों, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के 1 में वह राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के 3 में है दोस्तों, यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है दोस्तों? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है दोस्तों, कौन? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ कोई भी ऑप्शन सही नहीं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा की जाती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये सिर्फ डायरेक्ट राज्यपाल ही करता है दोस्तों। तो में सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों के मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होती है दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। देखिए इसका फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन न तो 1 और न ही 2 दोस्तों सही है, दोनों गलत है दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। अतः कथन 1 गलत है। सलाहकारी से अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है दोस्तों। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है दोस्तों।
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण पर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा 151 के 2 के अनुसार दोस्तों वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है दोस्तों। स्टेट का दोस्तों राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और केंद्र का दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत दोस्तों होती है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था संविधान के द्वारा किया गया था। संविधान के द्वारा, संविधान द्वारा दोस्तों यह पद सृजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है दोस्तों कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष का होता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों को संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इनको राष्ट्रपति पदच्युत करते, बिल्कुल गलत दोस्तों। इसको संसद के प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा दोस्तों। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है दोस्तों। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं दोस्तों। जब ये रिटायर हो जाते हैं दोस्तों, ये किसी भी सरकारी सेवा पे दोबारा नहीं रह सकते हैं दोस्तों। उसका वेतन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है फ्रेंड्स, इसका वेतन। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12 के 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 148 के 4 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके पास है दोस्तों? तो यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास। देखिए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कथन और देखिए कथन ए भी है दोस्तों। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए और दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता दोस्तों? किसका पालन नहीं किया जाता दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, इसका पालन दोस्तों नहीं करता है, बाद बाकी और सारे करता है।
देखिए दोस्तों, क्या था, महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है दोस्तों, तो ये डी नहीं किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक है दोस्तों, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है फ्रेंड्स। दो में, वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। थर्ड में है, वो भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है दोस्तों। 4 में, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है दोस्तों। 5 में दोस्तों, वह सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 35 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे दोस्तों बोल रहा है विचार करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग विचार करते हैं इस पे। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों, देखिए फर्स्ट दोस्तों बोल रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादन और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है फ्रेंड्स? इसके कार्यालय का क्या महत्व है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें सही हमको चुनना है दोस्तों। तो देखिए, सही इसका होगा 2 और 3 सही है दोस्तों। देखिए, 2 में है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। 3 में दोस्तों, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है दोस्तों, कानून का उल्लंघन किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों में लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय यह कानून का उल्लंघन करने वालों का भी। बिल्कुल दोस्तों, ये गलत है। सिर्फ 2-3 दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 148 के 1 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अन्य दोनों प्रश्नगत कथन सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? तो संसद की है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 151 के 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार दोस्तों संसद की है दोस्तों, जिम्मेदारी संसद की है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है दोस्तों? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित की गई दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित की है दोस्तों, वर्णित है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 149। देखिए फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है दोस्तों? तो संविधान का अनुच्छेद 149 दोस्तों।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है दोस्तों। इसको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें से राष्ट्रपति संसद नहीं दोस्तों, सब गलत है। जैसे दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, सेम उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों, भारत के लोक लेखा नियंत्रक को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए अनुच्छेद 147 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए दोस्तों समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है दोस्तों। किसका दोस्तों? तो लोक लेखा समिति का दोस्तों, लोक लेखा समिति का। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया दोस्तों ये 1976 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, CAG कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा शक्ति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया दोस्तों तो 1976 में संशोधन किया गया दोस्तों, 1976 में। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। कौन करता है दोस्तों? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सब नहीं करता है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है फ्रेंड्स। देखिए, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दोस्तों। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, बी सही होगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। लोक वित्त संरक्षक के रूप में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं दोस्तों, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानसभा के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किए जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के क्या बने दोस्तों? 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें बने दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अधिकारी और संस्थान को दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों देखिए राज्यसभा से रखते हैं दोस्तों, संबंधित हैं दोस्तों। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों ये लोक लेखा समिति से। और भारत का महाधिवक्ता दोस्तों ये है दोस्तों आपको उच्चतम न्यायालय से संबंधित है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय भारत के महाधिवक्ता दोस्तों, भारत का महाधिवक्ता दोस्तों उच्चतम न्यायालय दोस्तों। और भारत का महान्यायवादी दोस्तों लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सभी सम्मिलित है इस प्रकार दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा से। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से। और भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय से। और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है दोस्तों, जो कि गलत है, यही गलत है दोस्तों। महाधिवक्ता के बदले महान्यायवादी होगा दोस्तों। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य सरकार स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 49 में है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प गलत हैं दोस्तों? गलत इसमें ढूंढना, नेगेटिव। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं इसके अंतर्गत? तो इसके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ये गलत है दोस्तों। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करता है दोस्तों ये। सार्वजनिक राजस्व वित्तीय प्रशासन, ये तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए, लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों, और आखिरी क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कल के सेशन में दोस्तों इसके अगला चैप्टर को करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो के साथ दोस्तों हमेशा बने रहिए। देखिए, इस सेशन में दोस्तों देखिए हम 19 नंबर चैप्टर दोस्तों खत्म कर चुके हैं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों। कल जो करेंगे दोस्तों वह है वरीयता अनुक्रम। वरीयता क्रम में किसको रखेंगे? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री किसको? ये वाला दोस्तों टॉपिक कल हम लोग करेंगे। आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।